नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इनोवेटर्स अड्डा पर। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ इमल्सन। इमल्सन के बारे में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सूटिक्स का ये पार्ट है, इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, आप लोगों की बहुत शिकायत रहती है बच्चों की कि सर वीडियोस थोड़ी लेट आ रही हैं, तो आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि वीडियोस देखिए रेगुलर आते रहेंगे जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 2021 का एग्ज़ाम जो होने वाला है, अभी थोड़ा टाइम है, तो आप लोग परेशान मत होइए। मैंने आपको पहले ही कहा था कि कभी भी 100% सिलेबस कवर करने की कोशिश मत करिए। कोई भी एग्ज़ाम हो 100% सिलेबस कवर नहीं होता, चाहे यूपीएससी हो, चाहे जीपीटी हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। देयर इज़ अ नीड ऑफ स्मार्ट स्टडी। ठीक है, स्मार्ट स्टडी की बहुत ज़रूरत है। स्मार्ट स्टडी का मतलब कि हमें एनालाइज करना है कि कहाँ से सवाल बन रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, अप टू व्हाट डेप्थ क्वेश्चंस आर कमिंग। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमें समझना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितनी भी चैनल पे वीडियो अब तक डल चुकी है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप सारी वीडियोस देख लीजिए। वो सारी वीडियोस अगर देख के जाते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अपनी तरफ से थोड़ा सा आप इनिशिएटिव अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रैंक आपकी बेहतर हो जाएगी। और जब तक मैं वीडियो लाऊंगा, अभी बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग लाने वाले हैं, तो परेशान मत होइए। दूसरा कन्फ्यूज़न है टेस्ट सीरीज को लेके, थोड़ा सा समझ लूँगा आपका। सेकंड कन्फ्यूजन इज रिलेटेड टू टेस्ट सीरीज। देखिए, टेस्ट सीरीज से हमेशा प्रैक्टिस होती है। कभी भी ये जो आप लोग धारणा बना के रखे हुए हैं कि टेस्ट सीरीज लगाने से क्वेश्चंस वही एग्जाम में आते हैं, कभी नहीं एग्जाम में आते हैं। टेस्ट सीरीज आपको वही फायदा करेगी जब केवल प्रैक्टिस होता है। तो आपको टेस्ट सीरीज के लिए पीछे मत भागिए कि ये लोग टेस्ट सीरीज ला रहे हैं, वो 1000 में ला रहे हैं, वो 500 में। टेस्ट सीरीज के पीछे मत भागिए। एक बुक लाइए जो कि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हो। जैसे ये टॉपिक आज इमल्सन पढ़ा है, तो इमल्सन्स पे सारे क्वेश्चंस आप लगा लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। सो जो टेस्ट सीरीज इज फॉर द प्रैक्टिस ओनली। टेस्ट सीरीज से कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ये क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, तो पैसे मत वेस्ट करिए, टेस्ट सीरीज के पीछे मत भागिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के लिए मार्केट में बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं जो यूनिट वाइज आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रही हैं, उसको प्रैक्टिस करिए, आपके लाइब्रेरी में भी होगी। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज इमल्सन के बारे में। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, लास्ट में वीडियो के कुछ टिप्स आपको बताऊंगा एग्जाम से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। सो द टॉपिक फॉर द टूडेज डिस्कशन इज इमल्सन। ये टॉपिक मैंने क्यों चुना अपने आप में, इमल्सन? इट्स अ पार्ट ऑफ फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स का पार्ट है ये, और यहाँ से सवाल पूछा जाता है। पहले समझ लेते हैं हम लोग कि सवाल कहाँ से पूछा जाता है, तभी वो टॉपिक पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो इमल्सन, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए उसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट शुड बी क्रिस्टल क्लियर, नॉट वेरी क्लियर और समथिंग क्लियर, क्रिस्टल क्लियर इट शुड बी। ठीक है, इमल्सन का हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। आज इतने शानदार तरीके से इमल्सन पढ़ाऊंगा, आपको जिंदगी भर याद रहने वाला है। इंपॉर्टेंट टर्म्स, एक फेज, इसमें आप देखते हो कि सुनने में आता है डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम, ये सारी चीज़ें ये कॉन्सेप्ट के ही अंदर आएगा। उसके अलावा टाइप्स ऑफ इमल्सन्स आपके कहाँ पूछे जाते हैं, जब आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम लिखते हो तो लिखने के लिए आपके पास आता है। ठीक है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेज मीन्स कि इमल्सन क्यों, वाई देयर इज अ नीड ऑफ इमल्सन व्हेन वी आर हैविंग द टैबलेट, व्हेन वी आर हैविंग द कैप्सूल, व्हेन वी आर हैविंग द इंजेक्टेबल्स। जब हम कहते हैं कि इंजेक्शन से 100% वायलेबिलिटी है, सो हमें इमल्सन लाने की क्यों जरूरत पड़ी, व्हाट इज द नीड। सो ये भी हम लोग समझेंगे। उसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्सन, इमल्सन को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ऑयल इन वाटर इमल्सन है, कौन सा वाटर इन ऑयल इमल्सन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये पूरा इमल्सन पढ़ने का टॉपिक है। आज जो मैं ये टॉपिक कवर करने वाला हूँ, इसको छोड़ के सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट से, काफ़ी देर हो गई है। ठीक है, इमल्सन, सबसे पहले एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस डेफिनेशन की। आशा करता हूं कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। इसको ध्यान से पढ़िए जरा, एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार ध्यान से पढ़िए। इमल्सन्स आर, मैं थोड़ा सा दूसरा मार्कर चेंज करता हूं ताकि इजीली आपको समझ में आए। इमल्सन्स आर थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल हेट्रोजीनस बाइफेजिक सिस्टम्स। ये वर्ड को याद रखना है, सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट वन इमिसिबल फेज स्टेबलाइज्ड बाई इमल्सिफाइंग एजेंट। देख रहे हो आप कितना टर्म है, एक टर्म यहाँ है, 2 3 4 5 6, 6 टर्म है पूरा। इस टर्म को हम लोग समझते हैं। तो ये तो किताबी भाषा हो गई इमल्सन की। हम लोग जरा इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, इमल्सन बेसिकली एक बाइफेजिक सिस्टम डोसेज फॉर्म होता है। तो डोसेज फॉर्म क्या होता है हम लोग समझते हैं जरा।
डोसेस फॉर्म, डोसेस फॉर्म। डोसेस फॉर्म क्या होता है? किसी भी क्रूड दवा को इस फॉर्म में बना देना सो दैट वी कैन इजिली इनटेक। एक ये हमारा मकसद हो सकता है। दूसरा मकसद हो सकता है कि उसको सस्टेन रिलीज चाहिए हो, कंट्रोल रिलीज चाहिए हो, कोई दवा कड़वी हो तो उसके टेस्ट को मास्क करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये कई सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें डोसेस फॉर्म बनाने की जरूरत पड़ती है। तो ड्रग एक अलग कॉन्सेप्ट है, ड्रग से डोसेज फॉर्म या फॉर्मुलेशन बना देना ताकि इजीली हम उस चीज को इनटेक कर सकें। जैसे पैरासीटामोल। सो पैरासीटामोल क्या है? एक क्रूड ड्रग है। डायरेक्टली अब पैरासीटामोल ऐसा नहीं कि बोरे से उठाया और फाँक लिया, ऐसा तो नहीं करते। पैरासीटामोल का आप सस्पेंशन बना देते हो बच्चों के लिए या फिर टैबलेट बना के फिर आप खाते हो। सो जो टैबलेट है वो क्या है? डोसेज फॉर्म। सो उसी तरीके से जब आप डोसेज फॉर्म को क्लासीफाई करोगे, अगर फिजिकल बेसिस पे किस फॉर्म में दिखता है तो सॉलिड डोसेज फॉर्म है, लिक्विड डोसेज फॉर्म है, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म है, गैसेस डोसेज फॉर्म है। तो ये इमल्सन कहाँ आ रहा है? लिक्विड डोसेज फॉर्म क्या आ रहा है? ठीक है, लिक्विड, ये लिख लो आप, लिक्विड डोसेज फॉर्म। ठीक है, सो इमल्सन क्या है? एक लिक्विड डोसेज फॉर्म है। गॉट द पॉइंट? पहला पॉइंट हम लोग निकल के आए। अब लिक्विड में भी दो कैटेगरी है, एक होता है मोनोफेजिक, एक होता है बाइफेजिक। मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, यहां लिख दो लिक्विड डोसेज फॉर्म, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप कंप्लीट लिखोगे। बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। ठीक है, मोनोफेजिक और बाइफेजिक। मोनो का मतलब होता है सिंगल, फेज का मतलब एक फेज, बाइफेजिक का मतलब दो फेज। तो ये जो इमल्सन है लिक्विड डोसेज फॉर्म में भी कौन सा है? बाइफेजिक डोसेज फॉर्म। तो इसके एग्जांपल हमने क्या क्या पढ़े थे जब डोसेज फॉर्म ने पढ़ा था? तो उसमें पढ़ा था हमने सस्पेंशन, इमल्सन। ठीक है, सस्पेंशन पे ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, आप उसको देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है इमल्सन। ठीक है, तो इमल्सन हम लोग आज पढ़ने वाले। सो इमल्सन क्या है आपका? लिक्विड डोसेज फॉर्म। कौन सा है लिक्विड डोसेज फॉर्म? बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। देखो यहां लिखा हुआ ना इमिसिबल फेज, यहां पे लिखा हुआ बाइफेजिक सिस्टम। तो क्यों बाइफेजिक बोला गया? इस तरीके से बाइफेजिक बोला गया। चलो हम लोग समझते हैं अब जरा हम लोग। सो इमल्सन आपका क्या है? लिक्विड बाइफेजिक डोसेज फॉर्म। ठीक, एक एक वर्ड को समझते हैं जरा, फिर कंप्लीट डेफिनेशन प्रिपेयर करेंगे, कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। देखिए जो इमल्सन होता है, इमल्सन बेसिकली जब बाइफेजिक हमने बोला, बाइफेजिक, तो उसमें बाइफेजिक मतलब दो फेज हो गया। तो दो फेज कौन सी होगी? अब ये लिक्विड डोसेज फॉर्म है तो दोनों फेज लिक्विड होगी, ये भी लिक्विड ही होगा, ये भी लिक्विड होगा। लेकिन एक फेज क्या होगी? ऑयल होगा। एक फेज क्या होगा? एक्वस, यानी कि वाटर फेज वाली होगी। ठीक है, बाइफेजिक का मतलब दो फेज हो गया, और दो फेज में जब लिक्विड डोसेज फॉर्म है तो दोनों लिक्विड ही होगा। देखिए ऑयल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है। लेकिन इसमें बोला गया हेटेरोजीनस बाइफेजिक सिस्टम। हेटेरोजीनस का, होमोजीनस का मतलब कि सेम फेज। अब देखो ये लिक्विड तो है लेकिन ये ऑयल है और ये एक्वस है, तो दोनों क्या है? डिफरेंट है। फेज लिक्विड ही है लेकिन एक ऑयल है एक एक्वस है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया हेटेरोजीनस। समझ गए? तो हेटेरोजीनस का मतलब समझ गए, लिक्विड में भी एक ऑयल है एक एक्वस है, तो इसको बोलते हैं हेटेरोजीनस। बाइफेजिक क्यों बोला गया? क्योंकि दो फेज है, एक ऑयल फेज है एक एक्वस फेज है, और दोनों क्या है? लिक्विड में है। और आपको पता है कि ऑयल पानी के साथ मिक्स नहीं होता, तैरने लगता है। अगर ऑयल की डेंसिटी कम है, जैसे ये मान लीजिए कुछ फेज है, यहाँ पे ऑयल के ग्लोब्यूल्स तैर रहे हैं, तो ये तैरेगा क्यों? क्योंकि डेंसिटी इसकी कम है। किसकी? ऑयल की। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा ऑयल ऊपर ही तैरे, कभी कभी बॉटम में आके पिंडी में बैठ जाता है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ डेंसिटी। तो हमेशा जरूरी नहीं कि तेल जो है ऊपर पानी के ऊपर तैरे ही। अगर वाटर से कम डेंसिटी है तब तो तैरेगा, अगर ज़्यादा है तो बॉटम में आके बैठ जाएगा। तो ये टोटली डिपेंड्स ऑन दी डेंसिटी ऑफ दैट ऑयल ग्लोब्यूल्स। ठीक है, ये चीज़ हम लोग समझ गए। तो हेटेरोजीनस क्यों कह रहे हैं? समझ गए। बाइफेजिक क्यों कह रहे हैं? समझ गए। आगे लिखा हुआ कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट वन इमिसिबल फेज। तो
तो देखिए कम से कम एक इमिसिबल फेज है कि नहीं, ऑयल वाटर के साथ मिसिबल नहीं है, इमिसिबल है, अघुलनशील है, घुलनशील नहीं है, इमिसिबल, यहां वर्ड याद रखिए, इमिसिबल, इमिसिबल, ठीक है, समझ गए, इमिसिबल है। स्टेबलाइज्ड बाय इमल्सिफाइंग एजेंट, आपको पता है कि ऑयल और पानी को जमीन आसमान वाली बात है, कहते हैं ना कि जमीन और आसमान का मिलन नहीं हो सकता, तो यहां पे ऑयल और वाटर का मिलन नहीं हो सकता, मैच नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे में घुल नहीं सकते, लेकिन इमल्सन बनाना इंपॉर्टेंट है। अभी क्यों इंपॉर्टेंट उसकी हम बात करेंगे। इमल्सन बनाना जरूरी है, तो इस ऑयल फेज को एक्वस फेज के साथ मिक्स होना पड़ेगा। तो अब अभी समझो कि ये कोई पड़ोसी ए है, ये कोई पड़ोसी बी है, दोनों में आपस बात नहीं बन रही है। मान लो ये हस्बैंड वाइफ है, दोनों में बात नहीं बन रही है, तो पेरेंट्स ही तो इंटरफेयर करते हैं कि भाई क्या बात हो गई, बात करते हैं, या फिर दोस्त बात करते हैं कि भाई तुम दोनों बात क्यों नहीं कर रहे हो। तो एक तीसरा बंदा आता है जो इन दोनों से बॉन्डिंग होती है उस बंदे की, तीसरा बंदा ब्रेकअप भी करवाता है, ठीक है। तो तीसरा बंदा कौन आएगा, इमल्सिफाइंग एजेंट। तो वो तीसरा बंदा कौन होगा, जिसकी ए से भी जमती होगी, जिसकी बी से भी जमती होगी। सो तीसरा बंदा कौन है, इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट में ए फेज भी सॉल्युबल होगी, बी फेज भी सॉल्युबल होगी, तो तीसरा फेज कौन सा, इमल्सिफाइंग एजेंट। अब स्टार्टिंग में एक चीज लिखी हुई है, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल सिस्टम। थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि एक है ऑयल फेज, अब ऑयल किस फॉर्म में होगा, ग्लोब्यूल के फॉर्म में, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, इसको बोलते हैं ग्लोब्यूल, ऑयल ग्लोब्यूल, छोटे छोटे फॉर्म में होगा, ऑयल्स के ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। तो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल क्यों वर्ड यूज किया जा रहा है, बिकॉज ऑयल को वाटर में मिक्स नहीं कर सकते, समझ गए। यानी कि इमल्सन बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन इमल्सिफाइंग एजेंट की वजह से मिल जाते हैं ये, ठीक है। लेकिन इमल्सन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब बड़े मुश्किल से बनते हैं तो बड़े जल्दी बिखराव भी हो जाता है, इनके बीच सेपरेट भी हो जाते हैं, उसको बोलते हैं क्रैकिंग ऑफ इमल्सन। क्रैकिंग, क्रैकिंग ऑफ इमल्सन, सेपरेट हो जाना, ऑयल फेज अलग, वाटर फेज अलग। तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे लैब में, अगर आपने क्रीम बनाया होगा, आपको याद हो, तो पूरे बैच में सेम टीचर ने सेम फॉर्मूला अप्लाई किया, लेकिन कुछ लोगों की क्रीम बहुत शानदार बनी, कुछ लोगों की क्रीम अलग हो गई, वाटर अलग हो गई। क्यों हो गया, जस्ट बिकॉज कि आपने सही तरीके से उसको नहीं बनाया, ठीक है। तो लगे हाथ आपको समझ में आ गया कि क्रीम भी एक इमल्सन का ही पार्ट है, ठीक है। अब समझते हैं जरा, ये तो हमने समझ लिया, ये डेफिनेशन आपको किताबी भाषा की डेफिनेशन है, ये सारे वर्ड आपको याद रखने हैं और ये एग्जाम में इस तरीके से लिख देना है, दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन, इस तरीके से आपको लिख देना। चलिए मैं हटा देता हूं जरा। अब हमने पूरी कॉन्सेप्ट को इमल्सन समझ लिया हमने। अब आपने सुना होगा बेंजाइल बेंजोएट इमल्सन, नाम सुना होगा आपने, बेंजाइल बेंजोएट इमल्सन। और आपने सुना होगा कौन कौन सा इमल्सन आपने लैब में बनाया होगा, इमल्सन आपने, आपको याद होगा, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने फार्मास्यूटिक्स में कौन कौन सा इमल्सन बनाया, ये चीज़। अब इसके अगर डेली लाइफ में देखा जाए तो मिल्क, मिल्क एक इमल्सन है। कैसे, कभी ट्राई करना, अगर आप गांव देहात के होंगे तो जब मिल्क इस तरीके से आता है, उसको गर्म करते हैं तो ऊपर छोटे छोटे ऑयल के ड्रॉपलेट्स होते हैं, फ्लोट करने लगते हैं। आप देखना, जो मलाई जम जाती है ऊपर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स दिखते हैं आपको, ऑयल के ग्लोब्यूल्स। तो ऑयल फेज होता है, एक्वस फेज होता है। तो मिल्क क्या है, एक इमल्सन है जो नेचुरली पाया जाता है। उसके अलावा जो आप पेंट यूज करते हो, ये जो पेंट दीवार में लगा हुआ ना, ये पेंट, ये भी एक इमल्सन है, ठीक है। उसके अलावा क्रीम, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, ये क्रीम जो आप यूज करते हैं ना, कोल्ड क्रीम, वाइनिशिंग क्रीम। मुझे आप ये बताइएगा कि कोल्ड क्रीम ऑयल इन वाटर है कि वाटर इन ऑयल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और वैनिशिंग क्रीम क्या ऑयल इन वाटर है कि वाटर इन ऑयल है, ये चीज़ कॉन्सेप्ट आपको, ये जब कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे तभी समझा पाओगे। तो क्रीम्स बेसिकली क्या है, क्रीम्स आर नथिंग बट दीज आर इमल्सन्स, इमल्सन है क्रीम। उसके अलावा आप आइसक्रीम बड़े प्यार से खाते हो, आइसक्रीम बड़े प्यार से खाते हो ना, वो भी इमल्सन है, आइसक्रीम, ठीक है। चलिए, तो कुछ हमने एग्जाम्पल समझ लिए। देखिए, इमल्सन के कॉन्सेप्ट को अगर समझना है
तो यहाँ पे दो टर्म लिखा हुआ है, डिस्पर्स फेज लिखा हुआ है, डिस्पर्सिंग मीडियम लिखा हुआ है। यहाँ पे फिर लिखा हुआ है डिस्पर्स्ड फेज, एक वर्ड लिखा हुआ है डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, जरा हम लोग समझते हैं। मैंने कहा, क्या कहा कि इमल्सन एक बाईफेजिक हेट्रोजीनियस सिस्टम है। तो अब जरा देखते हैं इमल्सन को। मान लो ये एक्वस फेज है, मैं दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूं। ये ऑयल के ग्लोब्यूल्स हैं, ठीक है, इसके अंदर मिक्स हो गए। ये जो मीडियम है जिसके अंदर ये ग्लोब्यूल्स घुल रहे हैं उसे बोल देंगे डिस्पर्सन मीडियम। समझ गए? डिस्पर्स फेज किसे बोलेंगे? जो डिस्पर्स हो रहा है। तो इसमें, इस फेज में ये रेड वाले ड्रॉपलेट्स को मिक्स कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स फेज। जैसे मान लो यहां हमने समझ लिया कि ये कुछ इस तरीके से, ये ऑयल के ग्लोब्यूल्स हैं और ये पहले से वाटर वाले थे, ये वाले एक्वस वाले, ठीक है। इसमें इसको ऐड कर दिया हमने, तो इसको क्या बोलेंगे? डिस्पर्स्ड फेज। और जिसमें मिक्स हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? मीडियम, क्योंकि मीडियम यही है ना, एक्वस मीडियम। तो डिस्पर्सन मीडियम। सो एक वर्ड है डिस्पर्स फेज, एक वर्ड है डिस्पर्सन मीडियम। ये चीज आपको समझना चाहिए। अब देखो, कुछ कहीं कहीं कंफ्यूज करने के लिए एक वर्ड और दिया जाता है आपको। डिस्पर्स फेज को बोलते हैं इंटरनल फेज। इंटरनल फेज। अच्छा ये बताओ, ये जो डिस्पर्स फेज है इसको ही तो इसमें जाके मिक्स होना है, तो इंटरनली कौन मिक्स होने जा रहा है? डिस्पर्स फेज। सो डिस्पर्स फेज को बोलते हैं इंटरनल फेज। ऐसी फेज जिसको मिलने जाना है इंटरनली, इंटरनल फेज। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक याद रखना, DI, ऐसे याद रखना है। डिस्पर्स फेज, इंटरनल फेज। D से डिस्पर्स, I से इंटरनल फेज। डिस्पर्स, इंटरनल फेज। ठीक है। डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम, अब ये मीडियम पूरा है, ये पूरा बल्क में मीडियम है, इसमें आके आपके डिस्पर्स फेज मिल रही है। तो ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। देखो कॉन्टिन्यूअस सारा मीडियम, लगातार पूरा बना हुआ है मीडियम, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस मीडियम, या फिर बोलते हैं एक्सटर्नल। ठीक, तो इंटरनल किसे बोलेंगे? डिस्पर्स फेज को इंटरनल बोल दिया, और एक्सटर्नल किसको बोल रहे हैं? कॉन्टिन्यूअस फेज। ठीक है, ये समझ गए, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम। अब हम लोग ये कॉन्सेप्ट हमने पूरा समझ लिया। चलिए ज़्यादा नहीं खींचेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये चीज़ हमने देख लिया, इमल्सन का कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो गया, टर्म भी हमने कवर कर लिया। डिस्पर्स फेज किसे कहते हैं, डिस्पर्सन मीडियम किसे कहते हैं, डेली लाइफ में एग्जाम्पल क्या होते हैं वो भी हमने समझ लिया। अब आप कहोगे कि साहब इमल्सन की ज़रूरत क्यों पड़ी, इमल्सन बनाने क्यों ज़रूरत पड़ी, जब टैबलेट भी था, कैप्सूल भी था, सस्पेंशन भी था, तो इसकी ज़रूरत आखिर क्यों पड़ गई? देखिए, हर डोसेज फॉर्म बनाने का एक रीज़न होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल बताऊं, पैरेंट्रल्स टैबलेट ऐसी डोसेज फॉर्म है, बहुत इजीली स्ट्रिप्स आप निकाल के उसको खा लेते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई पेशेंट बेहोश है, तब फेंट कंडीशन में, तब क्या करोगे? उसका मुंह फाड़ के उसको टैबलेट खिलाओगे? नहीं, तो इंजेक्शन ही सहारा है। बेहोश पेशेंट है, अनकॉन्शियस है वो। और मान लीजिए अगर किसी पेशेंट को बहुत इमरजेंसी है, बहुत सीरियस कंडीशन में है, तो टैबलेट खिलाओगे उसको, उसको होश ही नहीं है तो आप टैबलेट खिलाओगे। या किसी पेशेंट को अस्थमा का अटैक आ रहा है, तो जब तक टैबलेट खिलाओगे, टूटेगी, घुलेगी, मिक्स होगी, तब तक तो बंदा निकल लेगा। तो इसीलिए अस्थमा का इनहेलर आता है। सो डिपेंड करता है कि डोसेज फॉर्म आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, पेशेंट किस लिए रिक्वायर्ड है। तो इमल्सन एक बाईफेजिक हेट्रोजीनियस सिस्टम तो है, लेकिन क्यों है? इसके कई सारे कारण हैं। देखिए, इमल्सन एक कारण होता है, कब बनाया जाता है? जाहिर सी बात है, ये लिक्विड डोसेज फॉर्म है, तो हमेशा सॉलिड के कंपैरिजन में इसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, बायो ज़्यादा होगी। ये एरो का मतलब ज़्यादा होगी। क्यों? सॉलिड फॉर्म पहले टूटेगा, घुलेगा, मिक्स होगा, एब्जॉर्ब होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, मेटाबोलाइज होगा, एक्सक्रीट आउट होगा, देन इट विल वर्क। अंडरस्टैंड? लेकिन यहां तो टूटना फूटना है ही नहीं, सीधे मिक्स होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और सीधे बॉडी सिस्टम में आ जाएगा। तो लिक्विड की तुलना में इसकी बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है इमल्सन। और मज़े की बात है कि इमल्सन हम ओरली भी इंटेक कर सकते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से भी लगा सकते हैं, IV भी लगा सकते हैं।
समझ गए? कभी आपने नोटिस किया हो कि जब आपके बटक पे बैक साइड या फिर यहाँ पे जब आपको इंजेक्शन लगता है तो बहुत पेन होने लगता है, तो उस प्रिपरेशन को क्या बोलते हैं? डिपोर्ट प्रिपरेशन। डिपोर्ट प्रिपरेशन, ठीक है। उसमें क्या होता है? ऑयली फेज होता है। तो जो ऑयली फेज होता है, क्योंकि आपके मीडियम क्या है आपकी बॉडी के अंदर? एक्वस है। तो जब ऑयली फेज बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो इतना जल्दी घुलता नहीं है, तो इसीलिए वहां पे क्या होने लगता है? पेन होने लगता है। और जैसे 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 एब्जॉर्ब हो जाएगा पेन खत्म हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो डिपोर्ट प्रिपरेशन। तो इमल्सन बनाने का रीजन एक ये है कि सॉलिड की तुलना में बायोलेबिलिटी इसकी अच्छी है, तब हमने इमल्सन बनाया। चलो भाई, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि मान लो कोई टैबलेट आप खा रहे हो बहुत कड़वी है, तो क्या करोगे आप? क्या करोगे? कोटिंग कर दोगे उसके बचने के लिए, कहोगे साहब कोटिंग कर देंगे। लेकिन अगर कोई बंदा डायबिटीज है तब क्या करोगे? डायबिटीज है तब क्या करोगे? लिक्विड डोसेज फॉर्म आपने बनाया, तो इमल्सन क्या करोगे? मास्क टू मास्क द अनप्लीजेंट टेस्ट। टेक्निकल भाषा में जो कड़वा लगती है दवा उसको बोलते हैं अनप्लीजेंट टेस्ट। तो मास्क करते हैं, हाइड कर देते, छुपा देते हैं। दूसरा कारण ये होगा इमल्सन बनाने का, क्यों हम बना रहे हैं, ठीक है। तीसरा कारण जो इमल्सन होता है व्हीकल की तरह काम करता है। वो गाड़ी चलाने वाले व्हीकल नहीं, व्हीकल का मतलब मीडियम की तरह काम करते हैं। अब इमल्सन बन गया, उसमें कोई भी दवा, क्योंकि इमल्सन में क्या है? ऑयल फेज भी है और एक्वस फेज भी है। तो अगर हाइड्रोफिलिक दवा होगी तो एक्वस फेज में जाके घुल जाएगी, अगर लाइपोफिलिक होगी तो ऑयल फेज में जाके मिक्स हो जाएगी। तो ये एक मीडियम की तरह काम करता है, और यही मेन फंक्शन है इसका कि इमल्सन इज एक्टिंग एज ए व्हीकल। समझ गए? ये व्हीकल की तरह काम कर रहा है ये पूरा जो इमल्सन है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑयल फेज भी एक्वस फेज है। तो अगर आपकी दवा लाइपोफिलिक है तो भी इजिली आप दे सकते हो, अगर हाइड्रोफिलिक है तो भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मैंने एक एग्जांपल आपको डिपोर्ट प्रिपरेशन बताया। डिपोर्ट प्रिपरेशन का मतलब कि ऑयली फेज वाली प्रिपरेशन जो होंगी, जब आप बटक पे या मसल्स पे लगाते हो तो धीरे धीरे दवा को रिलीज करते हैं। जब हमें कभी कंट्रोल रिलीज चाहिए होता है, सस्टेन रिलीज चाहिए होता है, तो हम डिपोर्ट प्रिपरेशन यूज करते हैं यहाँ पे। ये भी एक कारण हो गया, ठीक है। और कभी कभी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके रीजन हो गए कि हमें इमल्सन क्यों। सो दीज वर द बेसिक रीजन्स। अब जाहिर सी बात है, कोई सिस्टम है तो उसमें नफा नुकसान तो होगा ही, कुछ खामियां होंगी। तो खामियां कहां से हैं? रट्टा नहीं मारना है। जब आपको पता है, एक मिनट जरा, जब आपको पता है कि एक फेज ऑयल है एक फेज एक्वस है और दोनों का मिलन बड़ा मुश्किल है, लेकिन जबरदस्ती आप मिला रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको जरूरत है इमल्सन की, तो आप इसको मैच करके मिक्स कर रहे हो। किसकी वजह से? इमल्सिफाइंग एजेंट की वजह से, ठीक है। तो इमल्सिफाइंग की हेल्प की वजह से आप ले रहे हो। अब मैंने क्या बताया आपको कि क्यों ये ऑयल फेज और एक्वस फेज कैसे एक दूसरे को सेपरेट करने का काम कर रहे हैं। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है इमल्सन के साथ कि ये सेपरेट आउट हो जाते हैं। मिला तो देते हो लेकिन ये सेपरेट आउट हो जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं क्रैकिंग ऑफ इमल्सन। क्रैकिंग ऑफ इमल्सन, समझ गए? ऑयल फेज अलग, वाटर फेज अलग। इस तरीके से आपको दिखने लगेगा, यहाँ अलग अलग, ये सब अलग अलग ऊपर तैरने लगेंगे, ये अलग हो गया। और यही अगर दोनों मिक्स हो जाए एक साथ तो इसको सिंपली बना हुआ है ये इमल्सन। तो इमल्सन बनाते वक्त क्या करते हैं हम लोग, लैब में आपने देखा होगा यूनिडायरेक्शनल हम लोग मिक्सिंग करते हैं। अगर एक साइड हम क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज ही मिक्स करते हैं, ठीक है, मोटर पेस्टल में। लेकिन अगर रिवर्स कर दिया तो इट विल बी क्रैक्ड। सो इमल्सन विल बी क्रैक्ड इफ यू रिवर्स द डायरेक्शन। अंडरस्टैंड? चलिए, ये हम लोग समझ लिए। एक वर्ड आपने सुना होगा, इमल्सिफाइंग एजेंट। अब ये इमल्सिफाइंग एजेंट कौन बनता है भाई? इसके कुछ एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं, तो आपसे पूछे जाते हैं। तो ये अकेसिया, ट्राइगाकैंथ, ट्विंस, स्पेंस। अब कहोगे साहब इमल्सिफाइंग एजेंट क्यों ऐड कर रहे हैं? ताकि ऑयल फेज एक्वस फेज से सेपरेट आउट ना हो, सेपरेशन को रोकने के लिए, ठीक है। सो दैट द बोथ फेजेस कैन नॉट बी सेपरेटेड, वी आर यूजिंग द इमल्सिफाइंग एजेंट। मकसद क्या है? दोनों फेज को सेपरेट आउट होने से बचाना, टू अवॉइड द सेपरेशन। एग्जाम्पल क्या? अकेसिया, ट्राइगाकैंथ, ट्विंस, स्पेंस, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके? इमल्सिफाइंग एजेंट के। चलिए, तो हम लोग समझ लिए इमल्सिफाइंग एजेंट, ये भी समझ लिए। अब टाइप्स ऑफ इमल्सन।
टाइप्स ऑफ इमल्सन। देखो इमल्सन जब दो फेजेज हैं, ऑयल फेज है या वाटर फेज है, तो इमल्सन के टाइप क्या हो सकते हैं? पहला टाइप क्या हो सकता है? इस तरीके से, मैं थोड़ा उलझ रहा हूं जगह में, ऑयल इन वाटर। अब मैंने कहा कि ऑयल इन वाटर यानी कि पहले कोई वाटर है उसमें ऑयल को मिक्स कर दिया गया, तो इसमें डिस्पर्स फेज कौन सी? ऑयल। डिस्पर्सन मीडियम कौन सा है? वाटर। ऑयल इन वाटर। दूसरा कौन सा होगा? वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, ठीक है। तीसरा हो गया मल्टीपल इमल्सन। ये कौन सी बल आ गई जी? मल्टीपल इमल्सन मतलब मोर देन टू फेजेस, जैसे ऑयल वाटर ऑयल या वाटर ऑयल वाटर, मल्टीपल फेज हो गई तो इसको बोल देंगे मल्टीपल इमल्सन। ऑयल इन वाटर इमल्सन, वाटर इन ऑयल इमल्सन, मल्टीपल इमल्सन। एक आजकल ट्रेंड में चल रहा है, अगर क्लासिफाई किया जाए बेस्ड ऑन द पार्टिकल साइज तो उसको बोलेंगे मैक्रो इमल्सन। मैक्रो, एक होता है माइक्रो इमल्सन। तो मैक्रो माइक्रो किस बेसिस पे? साइज। और किस चीज के साइज के? ऑयल ग्लोब्यूल्स के साइज के बेसिस पे कि मैक्रोफेज किसको बोलते हैं? 0.2 to 10 माइक्रोमीटर। और एक मिनट में मार्कर बदल देता हूं जरा, और माइक्रो 10 to 100 नैनोमीटर, ठीक है। माइक्रो कब बोलेंगे? जो माइक्रोमीटर में होगा, बड़ा होगा ग्लोब्यूल्स। ये जो ऑयल के ग्लोब्यूल्स है ना, ये बड़े होंगे जब, तो इसको बोलेंगे मैक्रो इमल्सन। 0.2 से 10 माइक्रोमीटर। माइक्रो में क्या होगा? 10 to 100 नैनोमीटर। इस बात को याद रखिएगा। तो ये टाइप्स ऑफ इमल्सन हो गए आपके, ठीक है। अब साहब ये बताओ जरा, अगर मैं आपके सामने रख दूं डिसएडवांटेज एडवांटेजेस, हम लोग ऑलरेडी, फायदे क्या है? वॉल्युबिलिटी बढ़ा देता है, व्हीकल की तरह काम करता है, टेस्ट को मास्क करने का काम करता है, डिपोट प्रिपरेशन का काम करता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए, ये हमने देख लिया। अब हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्सन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्सन आज नहीं पढ़ाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा, लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे दूं आपको। जैसे मान लो ये इमल्सन आपके पास आया, ये कैसे पहचानोगे कि वो ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल है? हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई? अगर मैं आपको दो इमल्सन पकड़ा दूं, चेक करो इसको कि ऑयल इन वाटर है वाटर इन ऑयल है, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो उसको चेक करने के लिए देख के क्लियर कट आपको आइडिया उतना नहीं लगता है, तो आपको टेस्ट करना पड़ता है। तो कोर्स बहुत सारे टेस्ट हैं, तो जैसे आप डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट करते हो, कंडक्टिविटी टेस्ट करते हो, कंडक्टिविटी टेस्ट, ये नाम पूछ लिया जाता है कि टेस्ट यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्सन, यू विल बी गिवन 4 ऑप्शन एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट, कोबाल्ट टेस्ट भी होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो सब बताऊंगा, लेकिन दो इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को समझेंगे। तो आज की क्लास यही रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोग पढ़ाई की वीडियो ज़्यादा लंबी देखते नहीं हो, बोर हो जाते हो पढ़ पढ़ के, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो इसकी आएगी, आप उसको ज़रूर देख लेना। हाँ, जो बच्चे अभी जीपैट्स दे रहे हैं उनके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूँ। देखिए, मैं पहले भी वीडियो को शुरुआत में भी बोल चुका हूँ कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आजकल गेम जो है साइकोलॉजिकल हो गया, एग्जाम साइकोलॉजिकल गेम हो गया। सब बढ़िया से बढ़िया सोर्स पढ़ रहे हैं, सब बढ़िया से बढ़िया टीचर से पढ़ रहे हैं, ईच एंड एवरीबॉडी, सबके पास इंटरनेट है, सबके पास यूट्यूब है, ठीक है, सब अच्छे से अच्छे पढ़ रहे हैं। लेकिन डिफ्रेंशिएट कौन करता है? देखिए, 50 यूट्यूब चैनल फॉलो करने से कोई मतलब नहीं होता है। आपको क्या करना है? चीज़ों को समझना है। कहीं से भी आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, टॉपिक को कॉन्सेप्ट से पढ़िए। जो भी टॉपिक आपने पढ़ा उसको अच्छे से पढ़िए, ताकि सवाल जिधर से भी घुमा के आए आप कर लो। अब इमल्सन मैंने आपको इस तरीके से पढ़ाया है, आप यकीन मानिए इमल्सन पे जाके आप सवाल लगाइए, देखिए अगर आपका सवाल ना सॉल्व हो तो फिर कहिएगा आप, ठीक है। तो आप इमल्सन पे, अब जैसे मैंने टॉपिक पढ़ा दिया, तो जो आपके पास बुक होगी इमल्सन टॉपिक की, जो क्वेश्चन होंगे उसको लगाओ आप, बजाय कि टेस्ट सीरीज खरीदो। टेस्ट सीरीज गंवाने में पैसे मत गंवाओ बेमतलब पर टेस्ट सीरीज में, ठीक है। हाँ, लास्ट में कुछ क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करने होते हैं, पिछले साल के क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है? ये सारा पढ़ना है और क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चंस किसके? जैसे जो टॉपिक पढ़ा उसके क्वेश्चंस लगा लिया आपने, प्रैक्टिस कर लिया। हाँ, टाइम बाउंड प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट है। टाइम बाउंड, जब एक बार आपका सिलेबस 60 to 70% आपने कवर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, अब रिवीजन करो, आप उसी चीज़ को पढ़ो। तो जितनी भी वीडियोस मैंने चैनल पर डाल दी हुई, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ,
एनफ है, मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि एनफ है आपका सिलेक्शन दिलाने के लिए। जीपैट कितना 125 क्वेश्चन आता है और कट ऑफ कितना जा रहा है 40 क्वेश्चन, 250-60 के करीब जा रहा है ना, 40-42 क्वेश्चन के करीब, 40 to 42 क्वेश्चन जा रहा है। 125 में से 40 क्वेश्चन को क्या आप नहीं कर सकते हो? आराम से कर सकते हो। और ये जो 40 क्वेश्चन भर तो मैंने पढ़ा दिया हुआ आपको, आप बेवजह परेशान हो रहे हो कि सिर्फ वीडियोस नहीं आ रही हैं, बहुत परेशान हो रहे हो। मत परेशान हो, जितना मैंने पढ़ा दिया है उसको पढ़ लो अच्छे से। और हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे थोड़ा सा अच्छे से फोकस कर लो, थोड़ा सा कमांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने लेवल पे कुछ चीज़ें। अब अगर आपको टॉपर बनना है, अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए एडमिशन के लिए, आपको रैंकर बनना है, तो जाहिर सी बात अपनी कोशिश करना पड़ेगा, खाली एक बंदे से तो होगा नहीं। तो आपका सिलेक्शन तो मैंने सिलेक्शन भर तो पढ़ा ही दिया है आपको, आपको रिवीजन करना है और अपने से थोड़ी थोड़ी चीज़ें कोशिश करना है। और अभी जब तक जीपैट एग्जाम होगा तब तक तो मैं बहुत सारी वीडियोस ला दूंगा आपकी, ठीक है? तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप आराम से पढ़ते रहो पेशेंसली। तो अब आपको क्या करना है, आपको 60 to 65 क्वेश्चन अगर आप करेक्ट करते हो तो आप तो टॉपर हो। 125 में से 60 क्वेश्चन 50% में आप कट ऑफ में टॉपर हो जाते हो, सोचो। तो आप 125 के लिए क्यों पढ़ रहे हो भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप 65 आपको लाना है, तो आप जब लगाते तो आपको आइडिया लग जाता है कि आप कितना गलत कर रहे हो। तो अगर मान लो 20 गलत कर रहे हो तो आप 80 to 90 सॉल्व करके आओ। कुछ लोग 80 सॉल्व करके आते हैं, उनका 60 सही हो जाता है। कुछ लोग 100 सॉल्व करके आते हैं, तब उनका 70 सही होता है। तो आप देख लो कि कितना गलत कर रहे हो। तो जितना गलत कर रहे हो उतना मार्जिन रख के क्वेश्चन सॉल्व करके आओ आप, ठीक है? तो आके आप मेन कट ऑफ पे यहाँ पे ये टॉपर की कट ऑफ है, ये कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, यहाँ पे टॉपर हो जाओगे। तो आप इस 80 की तैयारी करो ना। देखो कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, सूटिक से, यहाँ से टैबलेट से आ रहा है, कैप्सूल से आ रहा है, इंजेक्टेबल से आ रहा है, इमल्सन से आ रहा है, सब आ रहा है। तो अभी मैं जितना भी टॉपिक पढ़ाया हूँ सबसे सवाल पूछा जाता है। नॉट इवन सिंगल वीडियो इज बेस्ट फॉर यू, ईच एंड एवरी वीडियो इज इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है अच्छे से, बिल्कुल अपनी पढ़ाई करते ध्यान से और इत्मीनान से पढ़ते रहिए। परेशान मत हुए टेस्ट सीरीज के लिए, जो भी आपके पास है उसको प्रैक्टिस करते रहिए, लगाते रहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है? कोई चीज़, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, पूछिए कि सर ये इशू है या फिर किस पे आप वीडियोज़ अभी चाह रहे हो। तो धीरे धीरे वीडियोज़ रेगुलर हो जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।